गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में एक नए टॉपिक के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं। ओजोन छिद्र व ओजोन विरलन, ओजोन होल एंड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में यह गैस अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। ओजोन गैस पृथ्वी के निचले वायुमंडल में एक प्रदूषक व हानिकारक गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर के निचले स्तर पर पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच इस गैस की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसे सामान्यतः हम ओजोन परत या ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन परत का आशय यह नहीं है कि इस स्तर में अन्य गैसों या प्रमुख गैसों जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की तुलना में ओजोन अधिक होती है। ओजोन परत नाम इस क्षेत्र को इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ वायुमंडल के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक अनुपात में ओजोन पाई जाती है, परंतु यह अधिक मात्रा भी इतनी कम होती है कि भाग प्रति 10 लाख ppm में गिनी जाती है। यह 1 से 10 ppm होती है। ओजोन की मात्रा संपूर्ण स्ट्रेटोस्फीयर में वर्ष भर एक जैसी नहीं रहती है, वरन इसमें स्थान व मौसम के साथ परिवर्तन आते हैं। बहुत कम मात्रा में ओजोन 10 से 50 किलोमीटर के बीच मिलती है, परंतु ओजोन का अधिकतम मात्रा लगभग 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। जिस क्षेत्र में ओजोन पाई जाती है, अर्थात ओजोन परत को कभी कभी ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोन व ओजोन परत का निर्माण। ओजोन का निर्माण स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की अभिक्रिया से होता है। ओजोन स्वयं पराबैंगनी किरणों को ऊर्जा को अवशोषित कर ऑक्सीजन व परमाणविक ऑक्सीजन में बदलती है। इस तरह ओजोन ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन के 3 स्वरूप शामिल होते हैं, जिसको हम आगे रिएक्शन के रूप में आगे देखेंगे पीडीएफ में। ओजोन परत की उपयोगिता। क्या इसकी उपयोगिता है या उपादेयता? ओजोन परत की सबसे बड़ी उपयोगिता हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी सतह पर आने से रोकना है। पराबैंगनी किरणों के विकिरणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें UVA, UVB व UVC नाम दिए जाते हैं। इनमें से अधिकतम हानिकारक UVC विकिरण है, जिन्हें ओजोन परत पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। UVB भी हानिकारक है, परंतु अधिकांश भाग ओजोन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के उच्चतम भाग के मुकाबले पृथ्वी की सतह पर UVA किरणें अपेक्षाकृत कम हानिकारक हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी तक पहुंचता है। ओजोन परत की ओजोन पराबैंगनी किरणों से विघटित होकर ऑक्सीजन गैस व परमाणुविक ऑक्सीजन में बदलती है तथा इस प्रक्रिया में पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। पराबैंगनी किरणों का प्रभाव। पराबैंगनी किरणों का मनुष्य व जीवों पर दुष्प्रभाव होता है। पराबैंगनी किरणों से सनबर्न की शिकायत होती है। पराबैंगनी किरणें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। ओजोन परत का विरलन व ओजोन छिद्र।
डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ओजोन होल। अनेक मानव निर्मित व प्राकृतिक पदार्थ ओजोन के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर उसे तोड़ सकते हैं। जैसा कि हमें पहले भी स्पष्ट किया जा सका है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को ओजोन रोकती है। यदि यह कम हो जाएगी तो पृथ्वी की सतह तक पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ जाएगी। ओजोन को क्षति पहुंचा सकने वाले ये पदार्थ ओजोन क्षयकारी पदार्थ और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं ODS कहलाते हैं। ये मुक्त मूलक उत्प्रेरक होते हैं। कुछ प्रमुख ओजोन क्षयकारी पदार्थ निम्न प्रकार से हैं। पहला नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल सेकेंड, थर्ड परमाणविक क्लोरीन एंड फोर्थ इज परमाणविक ब्रोमीन। जब से मानव ने रसायनों का प्रयोग शुरू कर दिया है, तब से सभी मानव जनित स्रोतों से प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में कई गुना बड़ी मात्रा में उत्पन्न किए जा रहे हैं तथा इनकी बड़ी मात्रा वायुमंडल में आ रही है। क्लोरीन व फ्लोरीन युक्त कार्बनिक रसायन फ्रियोन कहलाते हैं तथा ब्रोमीन व फ्लोरीन युक्त रसायन हैलोन कहलाते हैं। दोनों तरह के रसायनों के अनेक रूप ज्ञात हैं तथा इनका उत्पादन मानव अनेक उपयोगी कार्य हेतु करता है। फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम कहते हैं CFC, का उपयोग मुख्यतः शीतलन के लिए किया जाता है। यह गैस अवशीतलकों से रिसकर वायुमंडल में पहुंचती है। हैलोन का उपयोग अग्निशामकों में किया जाता है। हैलोन व फ्रियोन सामान्यतः वायु की तुलना में भारी होते हैं, अतः नीचे रहते हैं, परंतु इनकी आयु लंबी होने से इन्हें पवन या वायु के माध्यम से स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचने का अवसर मिल ही जाता है, जहां प्रकाश की उपस्थिति में इनका अपघटन होता है। अपघटन के परिणाम स्वरूप ये क्लोरीन या ब्रोमीन मूलक उत्पन्न करते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं। ये मूलक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ करते हैं, जिनमें एक मूलक लगभग 1 लाख ओजोन के अणुओं को तोड़ सकता है। यह अभिक्रिया तभी रुकती है जब क्लोरीन या ब्रोमीन मूलक पुनः वायुमंडल की निचली परतों में आता है। मानव द्वारा बड़ी मात्रा में इन रसायनों के प्रयोग से वातावरण में ओजोन की मात्रा घट रही है। ओजोन की परत पहले से अधिक झीनी या पतली होती जा रही है। इसे ओजोन परत का विरलन और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहा जाता है। एक और परिघटना जो सबसे पहले 1985 में प्रकाश में आई थी, वह है कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल के एक बहुत बड़े भाग में ओजोन का अत्यंत विरल हो जाना। वैज्ञानिकों ने इस घटना को ओजोन छिद्र और ओजोन होल नाम दिया है। सामान्यतः भूमध्य रेखा की ओर जाने पर ओजोन परत की मोटाई घटती है तथा ध्रुवों पर बढ़ती है, परंतु अंटार्कटिका पर छिद्र का देखा जाना इसके विपरीत था। ओजोननाशी या क्षयकारी रसायनों का प्रयोग ध्रुवों पर बड़ी मात्रा में नहीं किया जाता है, फिर भी इसके ध्रुव के ऊपर देखे जाने का कारण वायुमंडलीय वायु धाराएं हैं तथा ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादलों का निर्माण जैसी कुछ घटनाएं हैं जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों को ध्रुवों के ऊपर ले जाती हैं तथा ओजोन क्षय का उपयुक्त वातावरण प्रदान करती हैं। ओजोन की मात्रा को सामान्यतः
डैप्सन इकाई DU में गिना जाता है, जो किसी स्थान पर उपलब्ध ओजोन कॉलम है। ओजोन की मात्रा 220 DU से कम होने पर छिद्र कहा जाता है। वर्ष 2006 में एंटार्क्टिका के ऊपर इसकी मात्रा 85 DU थी तथा ओजोन छिद्र का फैलाव सितंबर 2006 में 290 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो इतिहास में सबसे बड़ा फैलाव है। ओजोन क्षय या विरलन का परिणाम। ओजोन विरलन का सबसे सीधा व पहला परिणाम निचले वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरणों की मात्रा का बढ़ना है, जिसके द्वारा क्या क्या असर होते हैं वो हम देखते हैं। पहला है त्वचीय कैंसर, स्किन कैंसर। पराबैंगनी किरणों का सीधा संबंध कैंसर के साथ पाया गया है। प्रयोग बताते हैं कि 1% पराबैंगनी किरणों के बढ़ने से कैंसर की आवृत्ति 2% बढ़ जाएगी। ये कैंसर पराबैंगनी किरणों के DNA की पायरिमिडिनों के डाइमर बन जाने से अनुलेखन में आई त्रुटियों के कारण उत्पन्न होते हैं। आधारी व स्क्वेमस कोशिकाओं के कैंसर अपेक्षाकृत कम हानिकारक होते हैं तथा मेलानोमा अधिक घातक होते हैं। ये दोनों ही पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से हो सकते हैं। दूसरा, ट्रोपोस्फियर में ओजोन का बढ़ना। जब स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन घटती है तो पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में नीचे तक आती हैं, जहां ये ऑक्सीजन को तोड़कर ओजोन बनाती हैं। ओजोन का सीधा उद्भासन जीवों के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह एक विषैली गैस है। यह तीव्र ऑक्सीकारक है। चौथा, पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं तो ये साइनोबैक्टीरिया को क्षति पहुंचाती हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इनके नष्ट होने से चावल व अन्य फसलों की उत्पादकता कम होती है। पांचवा है पल्लवों की मात्रा में कमी। पराबैंगनी किरणों से जलीय तंत्र के पल्लव भी नष्ट होंगे, जिनसे जलीय तंत्रों की उत्पादकता घटेगी। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत इसके पराबैंगनी विकिरणों को रोकने में महत्व तथा मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ओजोन क्षयकारी पदार्थों ODS से इसकी क्षति की जानकारी धीरे धीरे विज्ञान को मिली, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरोकार व चिंता उत्पन्न हुई और 1987 में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत की रक्षा करना था। वर्तमान तक 191 देश इस संधि के हस्ताक्षर करता है तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय समझ व सहयोग के एक अद्वितीय उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। स्वयं कोफी अन्नान के शब्दों में यह वर्तमान तक का सबसे अधिक सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह समझौता 1 जनवरी 1989 से लागू है तथा इसमें 1990 लंदन, 1992 कोपेनहेगन, 1995 वियना, 1997 मॉन्ट्रियल तथा 1999 बीजिंग में कुल 5 संशोधन हो चुके हैं। इस संधि के द्वारा सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने देशों में ओजोन क्षयकारी पदार्थों को घटाने या प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय निम्न प्रकार हैं। पहला है, इसमें 1991 व 92 तक समूह 1 के रसायनों का उपयोग, उत्पादन व खपत 1986 के स्तर से 150% से अधिक
नहीं बढ़ने दिया जाएगा। दूसरा, 2010 तक अनेक हैलोन के उत्पादन व उपयोग को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरा, 2030 तक ओजोन के लिए अपेक्षाकृत कम हानिकारक परंतु भूमंडलीय तापन हेतु जिम्मेदार HCFC को 1996 से घटाकर 0 कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।